Alright, down the line is standard IAS 8. IAS 8 बात किन चीजों पे करता है? पहला ये बात करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज पे, दूसरा चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तीसरा एरर्स। पहले हम इन तीनों को समझते हैं कि ये हैं क्या चीजें। अकाउंटिंग पॉलिसी अज्यूम कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने अकर होती है, उस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से रिपोर्ट करना है, आया कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है, इक्विटी दिखाना है या लायबिलिटी दिखाना है या रेवेन्यू दिखाना है। जिस तरह कस्टमर हमें एडवांस में पैसे दे दे तो क्रेडिट तो कुछ करना है ना, या तो हम रेवेन्यू क्रेडिट कर सकते थे या तो हम अनअर्न इनकम क्रेडिट कर सकते थे। अगर हम स्टाफ को ट्रेन करने के पीछे खर्चा करते हैं तो या तो हम उसको एज ए ह्यूमन रिसोर्स, एज एन एसेट कैपिटलाइज कर सकते थे, या तो उसको रिसर्च या तो उसको ट्रेनिंग कॉस्ट में एक्सपेंस आउट कर सकते थे। किसी भी ट्रांजैक्शन की क्या ट्रीटमेंट होगी उसकी एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी दर हकीकत डिपेंड करती है कि आप क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल है, अक्रूअल्स प्रिंसिपल है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम कल को कोई प्रिंसिपल चेंज करते हैं, अज्यूम हम किसी ट्रांजैक्शन को पहले अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते थे, अब हम उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने उसका प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया। जो उसका बुनियादी उसूल है, हमने बुनियादी उसूल ही चेंज कर दिया। जिस तरह किसी भी बंदे के प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी रिलीजन के प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर हम उसके प्रिंसिपल से हट गए तो दैट वुड बी ए चेंज। लेकिन पॉलिसी किसको कहा जाता है कि आप उसके प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो करते हैं। तो व्हाट यूजुअली वी डू, हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि हम पेमेंट के टाइम पे खर्चा नहीं मानते, लेकिन बेनिफिट जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम खर्चे को खर्चा मानते जाएंगे। अगर कि हमें किसी खर्चे का खौफ है, किसी एसेट के गिरने का खौफ है, किसी लायबिलिटी के बढ़ने का खौफ है, तो हम प्रूडेंट रहते हैं। हम एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करते और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट नहीं करते। यह हमारा प्रिंसिपल है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज व्हाट? प्रिंसिपल्स है। दूसरा यह है बेसिस। बेसिस में आते हैं मेजरमेंट बेसिस, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, हिस्ट्रिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, याद है ना, रियलाइजेबल वैल्यू कॉन्सेप्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, ये बेस है। आप जब किसी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो हम हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एनआरवी पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकवरेबल अमाउंट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप हमें एक बेस बताओ कि क्या आप हिस्ट्रिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे? अगर आप कहते हैं यस, तो एसेट ताहयात हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे रहेगा, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी और इंपेयरमेंट्स माइनस होती रहेंगी। हम उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लाएंगे। या आप ऐसा कहें कि हम एसेट को रीवैल्यू करते रहेंगे, हम कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आप बेस बताओ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है या प्रिपरेशन है वो किस बेसिस पे बनती है। एक मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेनेटरी हो जाती है, अगर किसी मईशत, किसी मुल्क की मईशत कि 3 सालों की अक्यूमुलेटेड इन्फ्लेशन 100% या उससे ज्यादा हो जाती है, तो वो कहलाती है हाइपर इन्फ्लेनेटरी इकोनॉमीज। उस मुल्क के अंदर काम करने वाली तमाम कंपनीज पे IAS 29 लग जाएगा और अल्टीमेटली वो करंट परचेसिंग पावर पे आ जाएंगे। बेस क्या यूज करते हो? यानी कोई ट्रांजैक्शन जब आप अपनी स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस बेस पे रिकॉर्ड की जाती है? हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू पे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, रियलाइजेबल वैल्यू पे। अगर कभी आपने ये बेस चेंज कर दिया, मिसाल पहले हम कॉस्ट पे रखते थे, अब हम फेयर वैल्यू पे रखेंगे, तो दैट वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तीसरा, इट्स कन्वेंशंस। कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली
कुछ चीजों को प्रैक्टिस में रखा जाता है। इंडस्ट्री में कुछ ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिस में रहती हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद तमाम कंपनीज फाइनेंशियल एसेट को मार्क टू मार्केट पर रखती हैं। जो प्रैक्टिसेस है उस इंडस्ट्री की, उनको हम कहते हैं कन्वेंशंस। और लास्ट इट इज रूल्स। रूल्स में यू कैन कंसिडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें IASs, IFRSs, IFRICs, SICs, कंपनीज एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज रूल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल्स, जो कंपनी को फॉलो करना लाजम है। तो जो भी ट्रीटमेंट्स हम डेवलप करते हैं वो डिपेंड करती हैं इन पे। क्लियर? IAS 8 पॉलिसीज के हवाले से बात करता है। पहला, लेट्स टॉक ऑन सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी। हम किसी भी एसेट को, किसी भी लायबिलिटी को, किसी भी ट्रांजैक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे रिपोर्ट करेंगे, यह डिपेंड करता है। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या हर वक्त मैं आपकी जजमेंट सुनूंगा? यह कुछ कवानीन है। यस, अगर कोई IAS, अगर कोई IFRS उस ट्रांजैक्शन पे बात कर रहा है तो आप दाएं बाएं नहीं देख सकते ना। मैं ट्रू एंड फेयर आपकी जुबान का तो नहीं सुनूंगा ना। हम ट्रू एंड फेयर किसको कहेंगे? जो एज पर IAS हो। हम पॉलिसी की सिलेक्शन सबसे पहले कैसे करेंगे? एज पर एप्लीकेबल you will have to look up कि क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। इफ यस, फॉलो। दूसरी बात यह हो सकती है कि अभी तक ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेवलप हुआ नहीं है इस चीज के ऊपर। तो हम क्या करेंगे? तो हम डेवलप करेंगे अपनी खुद की ट्रीटमेंट। अपनी खुद की ट्रीटमेंट किस चीज पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी कि क्या इससे मिलती जुलती कोई ट्रांजैक्शन कोई दूसरा स्टैंडर्ड कवर करता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, वी आर नॉट गोल्डस्मिथ्स, वी आर नॉट माइनर्स, वी आर नॉट ब्रोकर्स ऑफ गोल्ड, लेकिन वी हैव गॉट सरप्लस मनी और हमने अपने अब्बा दादाओं की तरह, अपनी बड़ी खवातीन की तरह गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। इंटेंशन ऑफ कंपनी इज नॉट टू सेल द गोल्ड इमीडिएटली। ना ही कंपनी रेगुलरली गोल्ड बेचती है, ना ये गोल्ड कंपनी के लिए इन्वेंट्री है। हाउ शुड दैट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नंबर 1, पहले आप गए किसी स्टैंडर्ड की तरफ और बड़े डिसअपॉइंट होकर लौटे। कोई भी स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड के ऊपर बात नहीं करता। व्हाट्स नेक्स्ट? डेवलप योर ऑन ट्रीटमेंट। डेवलप योर ऑन ट्रीटमेंट में आपने देखना है कि इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड क्या किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट से मिलती जुलती है? हम ये कह सकते हैं कि मे बी प्रॉपर्टी। एक कंपनी अगर
कैपिटल एप्रिसिएशन की नीयत से प्रॉपर्टी खरीदे, हालांकि गोल्ड इज नॉट सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, बिकॉज व्हाट इज प्रॉपर्टी इज अ लैंड कॉमा बिल्डिंग, और लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बोथ. गोल्ड इज नॉट अ प्रॉपर्टी. लेकिन जब एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जाती है विद एन इंटेंशन ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, यहां पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जा रही है विद द सेम इंटेंशन, तो हम कह सकते हैं कि ये मिलती जुलती ट्रांजैक्शन है. तो हाउ शुड गोल्ड बी ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हम कहेंगे कि इसको हम IAS 40 के हिसाब से शो कर देते हैं. हालांकि ये IAS 40 इसको अडॉप्ट नहीं करा कि भाई हाँ मेरा है मुझे दो. हां, अगर आपका इंटेंशन चेंज होता था, अगर गोल्ड आपकी इन्वेंट्री थी तो ये जाता था IAS 2 में. IAS 2 ने गोल्ड के ऊपर एक्सेप्शन दी हुई है. वैसे कोई भी इन्वेंट्री फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं की जा सकती. इन्वेंट्री हमेशा रखी जाती है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे, यानी गोल्ड की अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन गोल्ड के ऊपर एक्सेप्शन है, उसको फेयर वैल्यू पर रखा जाएगा IAS 2 के अंदर ही. इजी विद दिस? तो पहला आप ये देखेंगे कि क्या इससे मिलती जुलती कोई ट्रांजैक्शन को कोई दूसरा स्टैंडर्ड कवर करता है. अगर हां तो आप वही ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट कॉपी कर लेंगे. नहीं तो आप रेफर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को. ठीक है, फिर आप देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को. सो यू नीड टू मेक श्योर कि हम अक्रूवल प्रिंसिपल का ध्यान करें, हम मनी मेजरमेंट का ध्यान करें, हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का ख्याल करें, हम मैचिंग कॉन्सेप्ट का ख्याल करें. तो जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने शुरू में भी पढ़ा था कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो आपको फॉलो करना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक बेसिक गाइडेंस है. उसके तरफ हम तब आ सकते हैं जब कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बात नहीं करता. तो अगर कानून के अंदर कोई चीज वाज़ेह है तो आपने कानून ही फॉलो करना है, लेकिन अगर कानून कोई चीज नहीं बताता तो आप अपनी एथिक्स फॉलो कर सकते हैं. ऐसा ही हुआ ना, आप एथिक्स फॉलो कर सकते हैं कि यार इखलाकी नहीं लगता कि मैं, अगर हालांकि कानून मुझे मना नहीं करता कोई चीज करने से, लेकिन ये चीज इखलाकी तौर पे गलत हो सकती है. आप अपने एथिक्स को बाद में वैल्यू कर सकते हैं, पहले कानून को वैल्यू करेंगे. गेटिंग? ऐसा नहीं हो सकता कि आप कानून से ऊपर अपने एथिक्स रखें. से मेरे नजर में कुछ दिन पहले एक केस यूं चला था कि एक बंदा अपनी लाइफ से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है. अब ठीक है, डिसअपॉइंटेड इज बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस. वो अब समझट जवाब दे दिया, जिस तरह हम कहते हैं ना, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है. ही इज ऑल्दो यंग, बट अब वो थक चुका है अपनी जिंदगी से, और उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफ है, वो मेडिकली इतना डिस्टर्ब्ड है कि दिमागी तौर पे भी ठीक नहीं है. तो एट टाइम्स वो कहता है कि आई एम टायर्ड नाउ, आई वांट टू गो. तो मेरा ख्याल आ रहा था कि मैंने इसकी जो कंडीशन देखी है, एक वक्त आया था, मैंने आर्टिकल पढ़ा था कोई, जिस आर्टिकल में लिखा गया था कि एक सर्टेन कंट्री है, उस कंट्री में कुछ पहाड़ों पे या बर्फानी पहाड़ों, जिस तरह हमारे यहां हुंजा साइड है, उस तरह का एक एरिया है. वहां पे उन लोगों को जो अब मौत के करीब जा रहे हैं, उनको वहां पे स्टे किया जाता है, करवाया जाता है, ताकि वो अच्छे नजारे देखते रहें, नेचर देखते रहें, और उनको स्लो पॉइजन दिया जाता है, ताकि जब वो सी ऑफ करते हैं दुनिया से तो एक अच्छी नेचर के साथ करते हैं. लेकिन मैंने किसी से पूछा, उसने कहा पाकिस्तान में स्लो पॉइजन भी इलीगल है, आप नहीं दे सकते, भले वो कितना भी टायर्ड है. उसके घर वाले भी अब जहन बना चुके हैं कि ये ऐसे हालत में से रहने से तो बेहतर ना रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, लॉ कम्स फर्स्ट. उसकी रिक्वायरमेंट अब क्या भी हो, उसकी चाहत अब क्या भी हो, वो चाह कुछ भी रहा हो, लेकिन लॉ कम्स फर्स्ट. बड़ी अजीब सी डिलेमा भी आपके सामने आ जाए तो भी आपकी सोच से पहले कानून है. अगर IAS IFRS है
तो ओके, अगर नहीं है तो डेवलप करेंगे। सिमिलर ट्रांजैक्शन अगर है तो वो नहीं, तो हम जाएंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ। अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अलावा आप गाइडेंस लेना चाहें तो आप किसी दूसरी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं। मिसाल गैप्स, अगर आईएफआरएस के अंदर किसी ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट कवर नहीं है लेकिन यूएस गैप के अंदर है, तो मुमकिन तौर पे हम उस यूएस गैप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं। अगर आपका स्टैंडर्ड बोल रहा है तो आप अपनी करेंगे। सो लेट्स से अगेन द थिंग्स कम ओवर द क्रिप्टो करेंसी सीन, एनएफटीज हैं या क्रिप्टोज है, तो क्या क्रिप्टो करेंसी में अगर एक कंपनी इन्वेस्ट करती है, हाउ शुड दैट क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अगर कोई आईएएस, आईएफआरएस या IFRIC बात कर रहा है तो हम वही फॉलो करेंगे। अब तक जो IASB ने डेवलपमेंट्स की हैं, क्रिप्टो करेंसी कौन से स्टैंडर्ड में जा रही है? IAS 38 में, इंटेंजिबल एसेट। अगर नहीं है कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आप क्या करेंगे? अपनी ट्रीटमेंट बनाएंगे। उसके लिए आप देखेंगे क्या क्रिप्टो करेंसी किसी ट्रांजैक्शन से मिलती जुलती है। अगर हम कहते हैं हाँ ये तो सादा करेंसी जैसी है, तो हम मे भी इसको IAS 21 में लेके जाए और हम ये कहें कि ये भी फॉरेन करेंसी है, लेकिन ये करेंसी की डेफिनेशन नहीं मीट कर रहा, क्योंकि करेंसी किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से इशू की जाती है, कोई कोलेटरल होता है, कोई गारंटीज होती हैं, कोई बैंक होता है, ये तो किसी बैंक ने इशू नहीं किया, और वाइडली एक्सेप्टेड होता है बाय वेंडर्स, जिसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जा सकती हैं। सो फार तो क्रिप्टो वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। जो क्रिप्टो के फेवर में लोग बात करते हैं वो आपको बताएंगे कि भाई मैकडॉनल्ड्स भी अब एक्सेप्ट कर रहा, बैंकॉक में तो ATM लग गए, वो क्रिप्टो से डॉलर्स निकलते हैं। आपको ऐसा बिलीव करने को मिलेगा कि शायद अब क्रिप्टो एक्सेप्टेबल है, लेकिन दर हकीकत क्रिप्टो अभी रियली एक्सेप्टेबल। अभी रशिया की बात आ रही थी, शायद उसको वो लीगलाइज कर रहा है। अगर ऐसी गवर्नमेंट्स उसको रेगुलराइज करने लग जाएं तो हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट्स खुद ही उसको नहीं मानेंगी और नहीं मानेंगी गवर्नमेंट्स, क्योंकि वो अपनी करेंसी का बेड़ा नहीं गर्क कर सकती। तो अगर मेटावर्स के अंदर क्रिप्टो चल जाए तो चलेगी, अपनी दुनिया बना लो, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर तो आपकी क्रिप्टो मुश्किल ही एक्सेप्ट होगी। तो लोग फिलहाल भेड़चाल में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि रख रख के ख्वाब आता है कि वो बंदा जिसने $1 में क्रिप्टो खरीदा होगा, बिटकॉइन खरीदा होगा, और उसने $66,000 $67,000 में क्रिप्टो निकाला होगा बिटकॉइन, तो क्या तो कमा लिया होगा? तो कुछ नहीं, लाख डेढ़ ही रख देते हैं, पड़े रहेंगे। क्या पता 10-12 साल में ये भी $60,000-70,000 की हो जाए, जब बेच देंगे, हमारा क्या जा रहा है? तो उस चक्कर में एक ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन अभी हम उसको करेंसी भी नहीं कह सकते। क्या हम उसको एक फाइनेंशियल एसेट कह सकते हैं? लेकिन उसका भी सामने कोई कोलेटरल नहीं है। अगर हमारा एसेट है तो किसी और की लायबिलिटी नहीं है, तो IFRS 9 में भी नहीं जा पा रहा। हम अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिटरमिन कर सकते हैं। अगर नहीं तो देखेंगे कि आपसे पहले अगर कोई दूसरा कंट्री, मिसाल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कुछ कंट्रीज में ज्यादा होती है, कुछ कंट्रीज में कम होती है या नहीं होती है। मिसाल हमारे यहां आर्ट वर्क, पाकिस्तान में आर्टिस्ट की एज सच वैल्यू नहीं है और ना ही आर्ट की एज सच कोई वैल्यू है, लेकिन हम जब सुनते हैं कि ये फला बंदे ने पेंटिंग खरीदी है $5 बिलियन की, तो हम फेसबुक पे उस पेंटिंग को रख रख के देख रहे होते हैं कि इसमें है क्या। मतलब $5 बिलियन की पेंटिंग खरीदी है, पागल है। लेकिन आर्ट है, वहां पे जब गधा एक घोड़े का बोझ उठा सकता है तो इंसान का क्यों नहीं उठा सकता? तो सागर भाई की पेंटिंग होगी कोई, तो देख के मे भी किसी ने वैल्यू कर दी हो। या रिसेंटली एक बंदा जिसने अपनी पेंटिंग NFT के थ्रू
सेल की थी और वो भी सर्टेन बिलियन डॉलर्स में या मिलियन डॉलर्स में, नॉट बिलियन, सॉरी, मिलियन डॉलर्स में गई थी। एक बंदा जो डेली अपनी सेल्फी खींचता रहता था, सही है, उसने भी अपनी सेल्फीज एनएफटी के थ्रू बेची। बेसिकली ये जो फोटोग्राफी होती है इसका भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है अगर आप अच्छी फोटोज क्लिक करें, क्योंकि कॉपीराइट्स के इश्यू होते हैं। ये वीडियोस बनाते वक्त या कंपनी को ऐड बनाते वक्त कोई भी उठा के गूगल से फोटो नहीं लगा सकती, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होती है। लेकिन अगर ये फोटोज किसी को सेल की जाए तो कंपनीज पे गुड फॉर देम दीज फोटोज। खैर, अगर बाकी कंट्रीज में देखा जाए तो आर्ट के बाकायदा बिजनेसेस होंगे, या कुछ अरसा पहले, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, पेट एनिमल्स की ब्रीडिंग है। पाकिस्तान में तो अब कुछ फैशन शुरू हुआ, वो भी अभी घरों घरों से शुरू हुआ है। किसी को अगर ये रशियन हस्कीज या पपीज या पर्शियन कैट्स पालने का शौक है तो उसने रख ली होंगी अपने पास, और ऐसे ही देखते देखते अम्मी के ताने सुनते सुनते, अब्बा के ताने सुनते सुनते क्राउड बढ़ गया होगा, फिर लगा देंगे ओएलएक्स पे, कोई ना कोई दे जाएगा 4-5 हजार रुपए की। कोई तोते बेच रहे होते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर ब्रीडिंग का बिजनेस है जो कि पाकिस्तान में मे भी इतना नहीं है लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। तो उनके ऊपर मे भी किसी मुल्क के अंदर स्टैंडर्ड डेवलप किया जा चुका हो लेकिन बाकी दुनिया में ना किया गया हो, और अब अगर हम उसके ऊपर करें तो हम अकेले के ऊपर तो स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। रूल तो तब बनता है जब एट लार्ज, जब बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं या बातें उठती हैं। ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेवलप किया हुआ है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। यह बता दिया IAS 8 ने कि कोई पॉलिसी हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। बाद में क्या होता है कि हम पॉलिसी को चेंज भी करते हैं। सवाल यह आता है कि क्या बाद में हम किसी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? इसमें बात आती है, हां, पहला, यह चेंज क्यों आता है? कि हमारे बोर्ड ने, IASB ने नया स्टैंडर्ड दे दिया ताकि जो पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कर रहे थे ना, अब वो नहीं होगी, अब ये वाली होगी। ये चेंज रिक्वायर्ड है, यानी अब मैं अपनी शौक से नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मुझे लाजम किया जा रहा है। पहले जितने भी ऑपरेटिंग लीज पे एसेट्स मैंने लिए हुए थे, मैं उन एसेट्स को एसेट नहीं मान रहा था, सिर्फ जो उसके ऊपर मैं रेंटल पे कर रहा था उसको एक्सपेंस आउट कर रहा था। लेकिन ये IAS 17 कह रहा था। अब जब IFRS 16 आया तो उसने कहा कि भाई एक काम करो, इसको राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड कर लो। मैं कहूंगा क्या हो गया, दिमाग सही है? 5 साल की लीज है, 2 साल तक तो मैं एक्सपेंस कर चुका हूं, बाकी 3 साल में अब कैसे ठीक करूंगा मैं? लेकिन मुझे इस न्यू पॉलिसी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। सवाल आप करेंगे कि चले ठीक है, अब 2021-22 से तो मुंह दे देंगे, लेकिन 2020-21 में तो मैंने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। होता क्या है कि जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है तो वो देता है उसके ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ट्रांजिशन के प्रोविजंस दिए जाते हैं। मिसाल, कोई स्टैंडर्ड आपको कहता है कि छोड़ो, जो हो गया, अब आगे की देखो। इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिवली। क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोस्पेक्टिवली, यानी जो हो गया उसको जाने दो, अब आगे की बात करो। तो इन दैट केस मैं यूं कर सकता हूं कि मेरी जो रिमेनिंग लीज पेमेंट्स हैं मैं उनको डिस्काउंट करूं, डेबिट करूं राइट ऑफ यूज एसेट में, क्रेडिट करूं लीज लायबिलिटी में, अब से इसको डेप्रिशिएट करूं, अब से इसको अमोर्टाइज करूं। ऐसा कर सकता हूं, लेकिन जो हो गया तो उसको तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे स्टैंडर्ड कहता है नहीं, इसको आप ठीक करके आओ, तो उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। कहने का मकसद यह है कि हम किसी भी पॉलिसी को अगर चेंज करते हैं, अगर वो बोर्ड ने रिक्वायर की है, नया स्टैंडर्ड आ गया है या स्टैंडर्ड में कोई तरमीम हुई है। मैंने पुरानी मिसाल आपको बताई थी कि IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट पहले दोनों ट्रीटमेंट्स अलाउ करता था कि आप फाइनेंस कॉस्ट को
कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, एक्सपेंस आउट भी कर सकते हैं, जैसा तुम्हें समझ में आए। तो अगर मुझे समझ में आता था एक्सपेंस आउट करने वाला, और बाद में IAS 23 रिवाइज होकर कहता नहीं एक्सपेंस नहीं कर सकते, कैपिटलाइज ही करना है, तो एसेट की कंस्ट्रक्शन तो पिछले 2 सालों से चल रही थी, उन 2 सालों का एक्सपेंस तो मैं प्रॉफिट लॉस में भेज चुका हूं, तो मैं उससे पूछता हूं अब क्या करूं, और वो स्टैंडर्ड मुझे कहता है कि आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करके आओगे, तो मैं उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करूंगा। लेकिन कैसे उस चेंज को अडॉप्ट करना है यह दिखा जाएगा एज पर ट्रांजिशनल प्रोविजंस। या फिर रेट्रोस्पेक्टिवली। दूसरा, कुछ स्टैंडर्ड्स चेंज के ऊपर सख्त पाबंदी है, नहीं कर सकते। लेट्स अज्यूम हमने बात की थी IFRS 9 में कि आप किसी फाइनेंशियल एसेट को या तो FVTPL पे रखेंगे, या FVTOCI पे रखेंगे, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखेंगे। बाद में मैं कहता हूं यार मैंने इसको रखा तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे था, लेकिन अब अम्मी कह रही है कि इसको FVTPL पे रखो, तो इज इट पॉसिबल कि मैं अम्मी के कहने पर ट्रीटमेंट चेंज करूं? IFRS 9 ने सख्ती से मना कर दिया कि जो कुछ करना है एट इनिशियल रिकग्निशन करना है। मैंने आपको फेयर वैल्यू ऑप्शन दिया भी था, लेकिन मैंने कहा कि ये अभी बताओ, और ये इररिवोकेबल है। और कह रहे मैंने कह तो दिया था फेयर वैल्यू ऑप्शन, लेकिन इससे मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में वॉलेटिलिटी आ रही है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं वापस अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लेके जाऊं। तो स्टैंडर्ड बोलेगा चुप करके बैठ जा, नहीं वो मुझे पॉलिसी चेंज करने दे रहा। लेकिन बाज स्टैंडर्ड्स ऐसे भी हैं जो पॉलिसी चेंज करने की इजाजत देते हैं। क्लियर? तो अगर स्टैंडर्ड ने मुझे अलाउ किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड ने रिक्वायर किया है, एक स्टैंडर्ड ने मुझे अलाउ किया है, तो इसको भी मैं कैसे ठीक करूंगा? रेट्रोस्पेक्टिवली। ओके, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज एडॉप्ट कैसे किया जाएगा? अज्यूम करते हैं कि 2018 में मैंने एक एसेट लीज पे लिया था फॉर 10 years, लेकिन एज पर IAS 17 दैट वाज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज। ना मेरे पास टाइटल ट्रांसफर हो रहा था, ना उसका मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास था, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास था, ना मैं उसकी मेजर यूजफुल लाइफ यूज कर रहा था। बहरहाल IAS 17 ने कहा कि ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है। तो 2018 में और 19 में मैंने उसको एक्सपेंस आउट किया। 2020 में आ गया IFRS 16 लेट्स से, उसने कहा कि भाई कैपिटलाइज करो, और क्योंकि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना पड़ेगा। जब मैं 2020 की स्टेटमेंट्स बना रहा हूंगा, उसके साथ लाजिम है कि मैं 2019 की स्टेटमेंट्स भी बनाऊं जो कि कंपैरेटिव्स होते हैं। तो जो 2019 की गई और जो 2019 की रिपोर्टेड कंपैरेटिव है, सेम तो नहीं होंगी, उसको छोड़ो। दो बातें हो सकती हैं, या तो सिर्फ कंपैरेटिव एडजस्ट करने से मामला ठीक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे कंपैरेटिव्स। आप क्या शो करोगे, एज ऑफ 2019 में भी ये राइट ऑफ यूज एसेट था, 2019 में भी ये लीज लायबिलिटी थी, 2019 में भी मैंने इसको डेप्रिशिएट किया था और मैंने इसको अनवाइंडिंग की थी, अमोर्टाइज किया था, और 2020 में भी किया है, और 2021, 22, 23, 24 में भी करूंगा। दूसरा ये हो सकता है कि ये कहानी कंपैरेटिव से भी पीछे की हो सकती है, जो मैंने मिसाल दी कि 2018 की बात है, तो आपने 2018 को आप कैसे ठीक करोगे? अगर वो एल्डर देन या ओल्डर देन कंपैरेटिव्स है, तो आप क्या करोगे, एडजस्ट ओपनिंग बैलेंसेस।
बात समझिएगा। से फॉर इंस्टेंस मैं हर साल 1-1 लाख रुपए दे के आ रहा हूं, थोड़ी देर के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को साइड करना ताकि मैं आपको इजी करके दूं। 10 साल की लीज है, मैंने 8 लाख रुपए पे करने हैं। मैंने 2018 को लाख रुपए का एक्सपेंस दिया, मैंने बेटा तू निकल। 2019 को भी मैंने लाख का एक्सपेंस दिया, बेटा तू निकल। 2020 को भी मैं लाख रुपए देने वाला था, उसने कहा ठहरिए, अब आप IAS 17 नहीं चला सकते, अब IFRS 16 चलाएंगे। मैं कहता हूं कैसे? वो कहता है आपको राइट ऑफ यूज एसेट दिखाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, 2018 में वापस जाऊंगा, क्योंकि जा नहीं सकता, लेकिन 2018 में मैं 8 लाख रुपए का राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करूंगा और 8 लाख की लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। 2018 में मैं, अगर उसकी लाइफ भी 10 साल थी, ठीक है, या 8 साल थी, तो मैं उसको 1 लाख से डेप्रिशिएट करता। मैं अज्यूम करूंगा कि 2018 में मैंने एसेट भी दिखाया है और उसको डेप्रिशिएट भी किया है, तो 2019 को विरसे में मिलेगा राइट ऑफ यूज एसेट किस वैल्यू पे? नेट बुक वैल्यू पे। लेकिन वो जो 2018 की डेप्रिसिएशन है वो मैं चार्ज करूंगा रिटेन अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंस में। अब ध्यान दीजिएगा कैसा होगा, हम जब बनाएंगे रिटेन अर्निंग्स, बनाते हैं ना, आपको याद है रिटेन अर्निंग्स हम बनाते हैं चेंजेस इन इक्विटी में, तो आप रखेंगे उसका 2019 में ब्रॉट डाउन बैलेंस, जो भी 2019 को का था। यानी अगर 2019 की भी एसओसीई निकाल के देखेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी निकाल के देखेंगे ना, यही मिलेगा। लेकिन मैंने किए हैं प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। 2018 में जो आपने लाख रुपए का रेंटल एक्सपेंस दिखाया वो आपको नहीं दिखाना चाहिए था, रिवर्स करो। 2018 में आपको राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन दिखानी चाहिए थी, वो दिखा दो। और 2018 में आपको फाइनेंस कॉस्ट दिखानी चाहिए थी, वो दिखा दें। आपने देखा कि 2018 के प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट्स आते, वो इंपैक्ट्स आप यहां पे एडजस्ट करेंगे और फिर आप यहां पे रखेंगे एडजस्टेड ओपनिंग बैलेंस। हाँ, अब आप अपना शुरू करो। अब IAS 19, क्योंकि अभी आपके हाथ में है, वह वैसे हाथ में नहीं है लेकिन उसका कंपैरेटिव आपके हाथ में है, तो आप 2019 में से वो लाख रुपए उठाओगे वापस, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करेंगे, वो आप 2019 के प्रॉफिट लॉस में जाके ठीक करो, और यहां IAS 19 का आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये भी फिर क्या होगा, ये एडजस्टेड होगा। और 2020 में तो आप हैं, इस तरह से चीजों को जाके ठीक किया जाएगा। तो एक चीजें ठीक की जाएंगी कंपैरेटिव्स में, और इस साल अगर चीजें कंपैरेटिव से भी पुरानी हैं, मिसाल बोरोइंग कॉस्ट में पिछले 4 सालों से एक्सपेंस आउट करता आ रहा था, तो मैं क्या करूंगा, उस बोरोइंग कॉस्ट को फाइनेंस कॉस्ट से क्रेडिट करके एसेट PPE में डेबिट करूंगा। तो 2000 मैं अभी साल नहीं यूज कर सकता क्योंकि 2000 जो IAS 23 है वो पुराना एडजस्टेड है। लेट्स से 20X7 में, 20X8 में, 20X9 में, 20Y0 में, आपने 4 सालों को 20Y0 में आपको पता चल गया कि IAS 23 चेंज हो गया है। X9 तो अभी भी आपके हाथ में है, लेकिन X8 और X7 आपके हाथ में नहीं है। उन 2 सालों का आप PPE डेबिट करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट करेंगे और एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो जो नेट इफेक्ट होगा वो ये वाला होगा। और जो 20X9 की फाइनेंस कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट है, वो आप इसी में एडजस्ट करके आएंगे। 20Y0 की वो भी इसी में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सिलसिला क्या हुआ कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि ये पॉलिसी का चेंज है या एस्टिमेट का चेंज है, तो इसके ऊपर गाइडेंस है।
कि अगर किसी चेंज की वजह से ट्रांजैक्शन की मेजरमेंट चेंज हो रही है। यहां पे मेजरमेंट का मकसद अमाउंट नहीं है, मेजरमेंट का मकसद मेजरमेंट बेसिस है। लाइक अगर किसी आइटम को, एसेट को पहले आप रखते थे कॉस्ट पे, अब आप उसको रखेंगे फेयर वैल्यू पे। पहले आप रखते थे अमोर्टाइज कॉस्ट पे, अब आप रखते हैं एफईटीपीएल पे। ऐसा नहीं कह रहा कि पहले एसेट 10 लाख का था, अब एसेट 9 लाख का हो गया। दिस इज नॉट चेंज इन मेजरमेंट। सही है। मिसाल पिछले साल एसेट की मार्केट वैल्यू 15 लाख थी, इस साल एसेट की मार्केट वैल्यू 18 लाख है, तो देखा चेंज हो गया ना। बट ये जो चेंज है 3 लाख का, ये एस्टिमेट है। पॉलिसी तब कहा जाएगा कि जब पहले फेयर वैल्यू था अब कॉस्ट पे आ जाए, पहले अमोर्टाइज कॉस्ट था अब फेयर वैल्यू पे आ जाए। एक चीज याद रखना, स्विच फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पॉलिसी और एस्टिमेट? पॉलिसी। यस, वेरी क्लियर। क्योंकि पहले आप एसेट को हिस्ट्रिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे दिखाते थे, अब आप उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे दिखा रहे हैं। लेकिन IAS 8 ने इस पे एक्सेप्शन दी हुई है, इसमें आप गलत नहीं है। जिस तरह कभी कभी कुछ लोग ना स्मार्ट को स्मार्ट बोलते हैं, तो मुझे स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट है तो वो इंग्लिश के बेसिक प्रिंसिपल्स पे जाते हैं कि अगर एस के साथ कोई वॉवेल आ गया तो वो स का साउंड निकालेगा, लेकिन अगर कोई वॉवेल के अलावा नॉन वॉवेल आ गया तो फिर वो इसका साउंड निकालेगा। तो स्कूल के हिसाब से वो उसको भी स्मार्ट कहते हैं। गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश को कौन समझ सकता है? इसी तरीके से शेड्यूल को स्केड्यूल बोलना भी ठीक है, वो इसका साउंड निकालता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड में कुछ चीजें, जिस तरह इंग्लिश में कुछ चीजें, अब जिस तरह वो आजकल पोजे हमारे पास लॉन्च हुई है, अब उसको बहुत सारे लोग प्यूगोट करके बोलते हैं। अब लिखा ही हुआ है, उसकी स्पेलिंग अगर आप पढ़ें गाड़ी की, ब्रांड की, तो वो प्यूगोट करके लिखी हुई है, लेकिन वो कहता नहीं हमारी प्रोनाउंसिएशन पोजे है, तो हम पोजे ही बोलेंगे, क्या करें? तो आजकल जिस तरह वो पोजे 2008 लॉन्च हुई है, तो उसमें बड़ा क्रिटिक चल रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने बुक भी करवाई है, ले भी लिए गाड़ी, तो वो इसको प्यूगोट करके बोल रहे हैं। तो कंपनी वाले यह समझाने की कोशिश करें कि इट्स नॉट प्यूगोट सॉर्ट ऑफ, इट्स पोजे। इंग्लिश है, कौन समझ सकता है? वैसे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इफ वी स्विच फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, देखो स्टैंडर्ड IAS 16 तो अलाउ करता है ना कि आप कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हैं। फिर ये कहता है कि शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, कि जो भी मॉडल यूज करें उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। यानी वो अलाउ तो कर रहा है ना। IAS 8 ने उस पर एक्सेप्शन दी हुई है कि दिस इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। है ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं है, ये पॉलिसी, लेकिन एक्सेप्शन है। क्लियर विद दिस? अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट बेसिस चेंज हो जाए तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा, अगर किसी भी आइटम की क्लासिफिकेशन चेंज हो जाए। व्हाट डज क्लासिफिकेशन मीन? मिसाल, एक आइटम को पहले लायबिलिटी माना जाता था, अब इक्विटी माना जाता है, तो उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई ना। पहले किसी कॉस्ट को एसेट माना जाता था, अब उसको एक्सपेंस माना जाता है। पहले एक्सपेंस माना जाता था, अब एसेट माना जाता है। यहां तक कि कोई खर्चा पहले एडमिन एक्सपेंस में शो होता था, अब कॉस्ट ऑफ सेल में शो होगा, या पहले कॉस्ट ऑफ सेल में शो होता था, अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शो होगा। दिस इज ऑल्सो चेंज इन क्लासिफिकेशन, एंड द चेंज इन क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर मैं देखूं, और कंपनी ने 2021 में डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल में डालना शुरू कर दिया, पहले वो एडमिन एंड सेलिंग में डालता था, ऑपरेटिंग कॉस्ट में डालता था, तो 2020 और 21 की स्टेटमेंट्स लाइक विद लाइक कंपेरेबल नहीं होंगी। लेकिन IAS 8 कहता है कि जो 2021 में आपने किया है
वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो आप जाओ पीछे ठीक करके आओ, हमने क्लासिफिकेशन ही चेंज कर दी। इज विद दिस? तीसरा, आइटम से किसी आइटम की इस चेंज की वजह से प्रेजेंटेशन ही चेंज हो जाए। मिसाल, पहले वो नॉन करंट एसेट में दिखता था, अब वो करंट एसेट में दिखेगा। पहले वो इक्विटी में दिखता था, अब वो लायबिलिटी में दिखेगा। पहले वो रेवेन्यू में दिखता था, अब वो अदर इनकम में दिखेगा। लेकिन ये दोनों साथ अफेक्ट होंगे, उसकी प्रेजेंटेशन पे भी फर्क आ जाएगा। हाउ इज दैट पर्टिकुलर आइटम प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्लियर विद दिस? इन तीनों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा, ये स्टैंडर्ड बात करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पे। एस्टिमेट्स अंदाजे हैं जिसमें समझाने के लिए मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि मैं IAS 16 का सहारा लूं। आपने पढ़ा है कि किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ आपका अंदाजा है। बाद में जब इस अंदाजे को आप चेंज करते हो, मिसाल आपने कहा कि एसेट की यूजफुल लाइफ 15 साल है, 3 साल आपने 15 साल के हिसाब से ही डेप्रिशिएट किया, लेकिन चौथे साल में आपको होश के नाखून आते हैं कि ये 15 साल की नहीं है, इसके तो लाइफ बाकी भी 10 साल है, तो 12 के बजाय आप 10 साल पे आ गए। दैट चेंज इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और अगर हमने कोई भी चेंज इन एस्टिमेट किया तो इसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? और प्रोस्पेक्टिवली का मकसद उसी साल और आइंदा आने वाले सालों में। दूसरा, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू। सो आपको आइडिया था कि 15 साल के बाद ये एसेट 3 लाख का बिकेगा, फिर आपको लगता है नहीं ये महंगा हो गया, 5 लाख का बिकेगा, अब ये 4.5 लाख का बिकेगा। यू कीप ऑन चेंजिंग, बट दैट इज एस्टिमेट। प्रोविजंस आप बनाते हैं ना, तो प्रोविजंस क्या होते हैं? अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। एस्टिमेट ही होता है। पहले लग जाता था कि इतने % यूनिट्स डिफेक्ट हो जाएंगे, उसमें से इतने फीसद यूनिट्स में मेजर डिफेक्ट आएगा, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट इतनी आएगी, तो हमने प्रोविजन बना दिया। लेकिन बाद में हम कहते नहीं डिफेक्ट का रेशो कम हो गया है या डिफेक्ट का रेशो बढ़ गया है, तो वी आर चेंजिंग द एस्टिमेट। हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया, हमारा ही अंदाजा था कि हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट इतना होगा, टैक्स रेट इतना होगा, हम इतना टैक्स देंगे, लेकिन दर हकीकत आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कमो पेश आ गया और टैक्स रेट चेंज हो गया। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। है तो टैक्स एक्सपेंस ही ना, है तो टैक्स प्रॉफिट लॉस में ही दिखेगा ना एज एन एक्सपेंस, और अनपेड लायबिलिटी में ही दिखेगा ना। इनमें से तो कुछ नहीं चेंज हो रहा। आप अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं कि इतने फीसद कस्टमर्स मुझे लगता है कि मुझे पैसे नहीं देंगे, बाद में कहते हैं नहीं हमारे कस्टमर्स अच्छे हो गए, 5% से डाउटफुल थे, अब 3% पे डाउटफुल हो गए। पहले आप जनरल परसेंटेज मारते थे, अब आप स्पेसिफिक परसेंटेज मारते हो, या आप एग्जिट डेटा एनालिसिस के बेसिस पे प्रोविजन बनाना शुरू कर देते हो। आपकी मर्जी है ना, बट दैट इज ऑल व्हाट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तीसरा, इफ दैट इज अ चेंज इन पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। पहले आपको लगता था कि एसेट मुझे हर साल स्ट्रेट लाइन बेनिफिट्स देगा, बाद में आपको लगता है नहीं यार इसके तो बेनिफिट्स वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं, एंड यू आर स्विचिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन एसेट की मेजरमेंट अभी भी क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाउ डू यू कैलकुलेट दैट डेप्रिसिएशन इज नॉट माय कंसर्न, दैट इज योर एस्टिमेट। लेकिन मैं पहले भी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रख रहा था, अभी भी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रखूंगा। तो अगर कोई अंदाजा चेंज होता है या इंफॉर्मेशन चेंज होती है, पहले के हालात से एसेट 15 साल चलते थे, लेकिन अब लेट्स से गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया या कंपनी ने अपनी पॉलिसी अपना प्रैक्टिस यूं चेंज की कि हम एसेट को इतने साल नहीं चलाएंगे, हम एसेट को
12 साल में खत्म कर देंगे, आपकी मर्जी है। लेकिन कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन उस टाइम पे अगर चेंज होती जाती है तो आप उसको चेंज करते जाएंगे। दैट इज रेफर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एंड एस्टिमेट कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट नहीं होगा, वो प्रोस्पेक्टिव होगा। उस साल में चेंज करेंगे, जो पिछले साल की नेट बुक वैल्यू थी उसी को यूज करेंगे, माइनस करेंगे रिवाइज्ड यूजफुल रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ। लेकिन जो पिछले सालों 3 सालों को गलत डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी, वो हो चुकी। लास्ट तीसरा ये बात करता है एरर्स के ऊपर। एरर का मकसद क्या है? अब हम वो कंट्रोल अकाउंट वाले एरर्स की बात नहीं कर रहे। बज़ाहिर हम कहते हैं कि एरर इज एन एरर, गलती। मिसाल ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन आपने बचपन में पढ़ा है। व्हाट डज ओमिट मीन? मिस कर दिया। लेकिन किसको मिस किया? इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अगर इंफॉर्मेशन ही मौजूद नहीं थी तो मेरी गलती थोड़ी है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर करना ओमिट कर गए, भूल गए। दैट इज एन ओमिशन, दैट इज एन एरर। दूसरा, मिस स्टेटमेंट, गलत लिख दिया, ट्रांसपोजिशन कर दिया, प्रिंसिपल एरर कर दिया, टाइपो हो गया, कोई अमाउंट आपने गलत लिख दिया, एक जीरो कम लिख दिया। तो आप अकेले नहीं ऐसे भंड मारने वाले, प्रैक्टिकली भी होते हैं। जो सही वाले अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं कंपनी में, वो भी ये गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं सोचना सिर्फ हम स्टूडेंट्स हैं तो हम गलतियां करते होंगे। जो प्रैक्टिकली अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनमें ये गलतियां कॉमन है, होती हैं। अगर आप देखते हैं कि यार मैंने तो उसको ट्रांसपोजिशन कर दिया, या हमने एक जीरो कम लिख दिया, या एक जीरो ज्यादा लिख दिया, और ये डिस्कवर बाद में होता है या कभी भी होता है, तो मिस स्टेटमेंट भी हम क्या कहेंगे? ओमिशन। सो दिस इज अल्टीमेटली फेलियर टू यूज अवेलेबल इंफॉर्मेशन। यहां तक कि जो डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड है, वो भी एरर्स में काउंट होती है। अब इसको क्या किया जाएगा? पहले दो पे हम क्लियर हैं। अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो रेट्रोस्पेक्टिव, अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो प्रोस्पेक्टिवली, अगर एरर है तो क्या किया जाएगा? सीधी बात है, अगर एरर इस साल का ही है, अगर कि ये एरर इसी साल का है तो इसी साल में ठीक कर लो। लेकिन मेन इश्यू तब आता है कि जब ये एरर इस साल का ना हो। इश्यू कब आएगा? जब ये एरर पिछले सालों का हो, जिसको हम कहते हैं प्रायर पीरियड एरर। ये गलती इस साल की नहीं है, पिछले सालों की है। उसमें स्टैंडर्ड ये पूछता है कि क्या ये एरर मटेरियल है? व्हाट डज मटेरियल मीन? फेयर। मटेरियल वैसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी ओमिशन या मिस स्टेटमेंट विल अफेक्ट द डिसीजन ऑफ इकोनॉमिक यूजर्स। ये हमें IAS 1 ने बताया कि मटेरियलिटी किसको कहा जाता है। अगर मटेरियल है तो इसको हम ठीक करके आएंगे रेट्रोस्पेक्टिवली, और अगर के वो एरर इमटेरियल है तो झंझट पालने की जरूरत नहीं है, आप इसको प्रोस्पेक्टिवली ठीक कर लेंगे। ओके। अगर है ही इस साल का तो पिछले साल पे कहानी जा ही नहीं रही। स्टैंडर्ड को रेट्रो प्रोस्पेक्ट बोलने की जरूरत ही कोई नहीं है, मसला ही इस साल का तो इसी साल ठीक होगा। लेकिन अगर ये गलती साल भर पुरानी है तो कंपैरेटिव में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर उससे भी पुरानी है तो ओपनिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करेंगे। हाँ, वही था ना, जो एक बंदा क्रेडिट कंट्रोलर होता है, फॉरेन ट्रिप से वापस नहीं आता, 1 मिलियन एंड 3 मिलियन वाला। हाँ,
तो उसमें क्या पिछले साल से ही नुकसान किया था ना उसने, 1 मिलियन पिछले साल का, 3 मिलियन इस साल का, तो 3 मिलियन तो हमारे बस में है, वो तो हम इसी साल एडमिन एक्सपेंस में चार्ज कर लेंगे। लेकिन जो 1 मिलियन पिछले साल वाले वो इस साल के एडमिन एक्सपेंस में तो नहीं जाने चाहिए ना, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको रिटर्निंग्स में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर उससे भी पुराने हो तो वो भी रिटर्निंग्स में एडजस्ट होते हैं, फिर खा वो इनकम हो, एक्सपेंस हो, कुछ भी हो। हाँ, और यूजुअली हमें क्या होता है, हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाने को कहता नहीं है। अगर वो हमें कहता कि कंपैरेटिव्स को एडजस्ट करो तो हम पिछले साल के प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करके आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट लॉस अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम इस साल की ओपनिंग अर्निंग्स को, रिटर्निंग्स को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि हमें 2 सालों की स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली बनानी होती है, पिछले साल वाली वैसे तो गिवन होती हैं, वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होती हैं, लेकिन कुछ चीजें अगर ऐसी हुई हैं जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट है तो हम उसको रीस्टेट करते हैं, पूरी स्टेटमेंट्स को वापस से बनाते हैं। लेकिन अगर उससे भी पुराना एरर है तो हम इतना पीछे नहीं जा सकते, हम मैक्सिमम क्या करेंगे, उसके ओपनिंग रिटर्निंग्स की फिगर को एडजस्ट करके खोलेंगे। सो दिस इज यूजुअली पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आप रखते हैं ना शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटर्निंग्स, रिवोल्यूशन सरप्लस वगैरह सारे आइटम्स रखते हैं। तो उसमें एक ओपनिंग बैलेंस रखेंगे, प्रायर पीरियड एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स रखेंगे, फिर रिवाइज्ड ओपनिंग बैलेंस रखेंगे, फिर एसओसी का डिस्प्ले करेंगे। क्लियर विद दिस? स्टैंडर्ड क्लियर है ये सर? नेक्स्ट इज IAS 10। नाम इसका क्या है? इवेंट्स। ठीक है, कोई भी इवेंट, कोई भी वाकया, कोई भी हादसा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यूजुअली होता क्या है कि हर कंपनी का एक ईयर एंड होता है ना, जिसको हम कहते हैं ये कट ऑफ है। कट ऑफ का मकसद अब के बाद जो कुछ होगा वो अगले साल में दिखाया जाएगा, बस अब क्लोज कर दिया हमने। से एक कंपनी का ईयर एंड 30 जून है, 1 जुलाई पे जो चीज बिकेगी वो अब अगले साल दिखाई जाएगी, वो 30 जून के रेवेन्यू में नहीं दिखाई जा सकती। और इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि कहीं टारगेट्स मीट करने के लिए, कहीं बेहतर दिखाने के लिए जुलाई वाली चीज जून में ना आ जाए। तो हर कंपनी का एक कट ऑफ पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं ईयर एंड। लेकिन अगर एक कंपनी का ईयर एंड से 30 जून 2021 है तो क्या 1 जुलाई पे तमाम शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंच जाएंगी? क्यों? पहली बात तो उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन होती है। अभी हमने क्लोज किया। बैंक्स में अक्सर क्या होता है कि क्लोजिंग का अगला दिन बंद होता है बैंक। जिस दिन बैंक की क्लोजिंग होती है तो 1 जनवरी पे और 1 जुलाई पे बैंक्स को बंद किया जाता है क्योंकि उसकी क्लोजिंग होती है। अच्छा, अब अगर हम तमाम ब्रांचेस से रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं कि भाई किसके पास क्या एसेट्स हैं, किन एसेट्स की क्या पोजीशन है, किसके पास कितना बैलेंस है, किसके रिसीवेबल्स कितने हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, से उसकी ब्रांचेस हैं, उसकी डिविजन्स बनी हुई है, हर डिवीजन से हम रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन में भी टाइम लग जाता है। मीनवाइल ऑडिट टीम भी आपके पास आ जाती है, फिर कैश काउंटिंग में, बैलेंसेस की वेरिफिकेशन में, इन्वेंट्री की काउंट करने में, रिसीवेबल्स को खत लिखने में, सप्लायर्स को खत लिखने में इनको टाइम लगता है। ये सैंपलिंग बेसिस पे वेरीफाई करते हैं। मिसाल कि एक कंपनी ने कहा कि मेरे 100 बैंक अकाउंट्स हैं और फला फला बैंक अकाउंट में इतने इतने बैलेंसेस हैं, तो वो बैंक से वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप वेरीफाई करो कि 30 जून पे इस कंपनी के इस अकाउंट में कितने पैसे हैं। बैंक उसको वेरीफाई करेगा। अब वो 100 के 100 बैंक अकाउंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करेगा, लेकिन वो सैंपल देखेगा। मिसाल उसने सैंपल के बेसिस पे 8 बैंक अकाउंट्स या बैंक्स को खत लिख दिया और 8 सही प्रूव हो गए, तो अज्यूम करेंगे कि बाकी 92 भी सही है। रिसीवेबल्स हैं और कंपनी ने दिखाया कि मुझे इस रिसीवेबल से इतने पैसे मिलने हैं, कंपनी क्या करेगी, रैंडम बेसिस पे ऑडिट फर्म कुछ कस्टमर्स को कंफर्मेशन कॉल करेगी, उनकी प्रेमिसेस विजिट करेगी कि वाकई में कस्टमर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, या उनको खत लिख के कंफर्म करेगी कि वाकई में इतना रिसीवेबल है या झूठ है। सप्लायर से ऐसा हम वेरीफाई। फिर स्टॉक टेकिंग होती है, स्टॉक काउंटिंग होती है, उसमें भी ऑडिट की टीम पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि हमारे कहने पे फिर दोबारा काउंटिंग नहीं हो सकती, या हमारे टाइम पे जो काउंटिंग हो वो अलग हो और उनके टाइम पे जो काउंटिंग हो वो अलग हो सकती है।
लिहाजा हम उनके साथ जाएंगे और बाकायदा काउंटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और नोट करेंगे कि इसके पास इन्वेंट्री ये है। तो होता क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैलेंसेस दिखाए जाते हैं वो ऑडिट फर्म ने वेरीफाई करने होते हैं कि क्या वाकई में है। तो लेट्स से हमने इनवॉइसेस उठाए और तमाम इनवॉइसेस को टोटल किया और रेवेन्यू चेक किया कि वाकई में इतना ही है या इनवॉइसेस से ज्यादा रेवेन्यू दिखा के बैठे हैं। ऑडिट फर्म को ये तमाम काम करने में ठीक ठाक टाइम लग जाता है। एक होता है ईयर एंड और दूसरी होती है डेट ऑफ ऑथराइजेशन, यानी जब ऑडिट फर्म ने अपनी ऑडिट मुकम्मल कर ली, अपनी ओपिनियन दे दिया कि हमारे हिसाब से सब चीजें तस्दीक हो चुकी हैं, अब यह कहानी जाती है प्रिंटिंग में। डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करते हैं और पब्लिशिंग के लिए ये चली जाती हैं, प्रिंटिंग पे चली जाती हैं, इसकी पीडीएफ फाइल्स बनती हैं, वेबसाइट्स पे लगाया जाता है। बहरहाल जिस दिन ऑथराइज करेंगे डायरेक्टर्स उस दिन तक ऐसा मुमकिन है कि इस दौरानिए में कोई ऐसा इवेंट आ जाए जो कि ईयर एंड पे रिपोर्टेड बैलेंस को सही कर दे, गलत कर दे, बढ़ा दे या गिरा दे। सवाल ये उठेगा कि मैं ठीक कर लूं या बस। पहली बात तो ये हो गई इवेंट्स। अज्यूम हमने 30 जून पे अपनी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया, उस दिन पे उनकी कोई वैल्यू थी। महीने के बाद, महीने के अंदर ऐसा हुआ कि मार्केट वैल्यूज डाउन हो गई, फिर कोई लहर आ गई, कोविड की वेव आ गई एक अलग से, या फिर लोगों का परचेसिंग पावर कम हो गया, या गवर्नमेंट ने कोई नए टैक्सेस लगा दिए जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की परचेसिंग कम हो गई, या गवर्नमेंट ने कहा कि कैश में ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी, या वही बंदा खरीद सकता है जिसका मनी वाइट होगा, तो पहले उसको सोर्स ऑफ इनकम प्रूव करनी, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है। नतीजा ये निकलता है कि प्रॉपर्टीज की वैल्यू हो जाती है डाउन। मैंने अभी जो 30 जून की वैल्यू लिखी है वो तो गलत हो गई, हालांकि मैंने अभी स्टेटमेंट्स भेजी नहीं है। सवाल क्या ठीक करके भेजूं या अब ये चीजें अगले साल ही ठीक करूं? IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। कौन से इवेंट्स? बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अगर उनकी वैल्यू बढ़ भी गई है तो फेवरेबल होगा, अगर उनकी वैल्यू गिर गई है तो अनफेवरेबल होगा। मिसाल हमारे ऊपर कोई लिटिगेशन था, कोई केस था, हमने उसका प्रोविजन बनाया हुआ और इस दौरानिए में वो केस सेटल हो जाता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाता है, या जजमेंट आ जाती है और हम बरी हो जाते हैं उस केस में, तो क्या मैं ठीक करके भेजूं या ना करूं? तो दोनों इवेंट्स हो सकते हैं, फेवरेबल इवेंट्स और अनफेवरेबल इवेंट्स दैट अकर। कभी कभी बच्चे पूछते हैं ऐसी बातें जो हुई ही नहीं है। अगर इस दौरानिए में कुछ हुआ नहीं, IAS 10 जागेगा ही नहीं। अगर ऑथराइज होने के बाद कोई चीज होती है तो IAS 10 बोलेगा भाई आई एम ऑफ ड्यूटी, मेरा काम खत्म है, अब मैं अगले साल जागूंगा। अगर इस दौरानिए में कोई ऐसा इवेंट होता है, अकर हो, तो IAS 10 को उठाएंगे, उठो भाई इसका बताओ, तो IAS 10 आपको जवाब देगा। लेकिन ऑथराइज होने के बाद IAS 10 फिर यूज हो जाएगा, अब ये साल के बाद उठेगा। रिपोर्टिंग डेट एंड डेट ऑफ ऑथराइजेशन, दो तरह के इसमें इवेंट्स हो सकते हैं। एक कहा जाता है एडजस्टिंग इवेंट्स, एक कहा जाता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इनका कैसे पता चलेगा? एक होती है इंडिकेशन और एक होता है इवेंट। सही है? अक्सर लोगों का ना छठी हिस्स काम कर रही थी, सिर्फ सेंस फजूल में काम कर रहा होता है कुछ लोगों का, मुझे पता नहीं कि लग रहा था ऐसे होने वाला है, तो भाई जब बताते हैं तो मे भी हम मोस्टली कुछ इंट्यूशंस रखते हैं, हमें रख के पता नहीं क्यों उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे होते हैं, और जिसमें से 99.9% ख्यालात होते भी नहीं है। और अगर उसमें से 0.01 कोई ख्याल हो गया तो हम लोगों को बताएंगे यार कल रात पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह होगा। दो बातें हैं, एक है किसी की इंडिकेशन होना और एक उस इवेंट का हो जाना।
जागेंगे हम तब जब इवेंट होगा, जब हादसा होगा। अब यह देखा जाएगा कि ऐसा होगा क्या, इसकी इंडिकेशन पहले से मौजूद थी। मिसाल, एक कस्टमर जिससे हमें $8 लाख मिलने थे, वो दिसंबर में उसके प्लांट पे आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गया था। 31 दिसंबर हो गई, साल खत्म हो गया, और जनवरी फरवरी में वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता है, वो दिवालिया डिक्लेयर कर देता है, और हमें पता चलता है कि भाई गए 8 लाख। पता कब चला कि 8 लाख डूब गए? जब उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर की। लेकिन क्या पहले इस बात का कुछ अंदाजा था, कुछ इंडिकेशंस थी? तो हमने कहा हाँ, दिसंबर में 25 तारीख पे या 20 तारीख पे उसके प्लांट में आग लगी थी, उसके बाद रिपोर्ट्स आ गई थी कि कंपनी तबाह हो चुकी है। अगर इंडिकेशन पहले मौजूद थी और इवेंट बाद में हो गया, तो ऐसे इवेंट को क्या कहा जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। तो ये क्या कहता है कि कोई ऐसा इवेंट प्रोवाइड्स एडिशनल एविडेंस, ये इजाफी सबूत है किस चीज का? ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड बाय द रिपोर्टिंग डेट। यानी उसकी जो कंडीशंस थी वो पहले से मौजूद थी, उसकी इंडिकेशंस पहले से मौजूद थी, इसने तस्दीक कर दी। क्लियर? सो अगर हमारे पास गाड़ियां थी इन्वेंट्री में और गवर्नमेंट ने दिसंबर के अंदर ही ड्यूटीज कम करने की बात कर दी, टैक्सेस कम करने की बात कर दी, विदहोल्डिंग टैक्स कम कर दिया, जिसके बाद पता चला कि गाड़ियों की वैल्यू नीचे आ जाएगी। लेकिन असेंबली में डिस्कस होना था, अभी ये मिनी बजट पास होना था, और फरवरी में जाके ये बजट पास हो गया, गाड़ियों की वैल्यू गिर गई, भले बिक गई, लेकिन वो जो हमने 31 दिसंबर पे तो इन्वेंट्री में दिखाया हुआ होगा ना। बाद में जब गाड़ियां कम कीमत में बिकी तो रेवेन्यू कब दिखाएंगे? अगले साल। लेकिन 31 दिसंबर पे मैं इन्वेंट्री तो दिखाऊंगा ना। वो इन्वेंट्री किस वैल्यू पे दिखाऊंगा? कॉस्ट पे या एनआरवी पे? तो मुझे पहले से ही शक था कि इसकी एनआरवी गिरी है, और गाड़ियों के बिकने ने इस बात को तस्दीक कर दिया कि वाकई में इसकी वैल्यू गिरी हुई थी, जब भी तो कम कीमत पे बिकी है। तो नुकसान दिखाओगे बेशक आप, सेल दिखाओगे बेशक आप बाद में, लेकिन वो जो नुकसान है वो आप 2021 के दिसंबर पे ही दिखा दोगे, क्योंकि इंडिकेशन पहले से ही मौजूद थी। बात समझ में आ रही है? तो अगर गवर्नमेंट का ये रूल कि प्रॉपर्टी सिर्फ वो अपने नाम पर रजिस्ट्रार से ट्रांसफर करवा सकता है जो एफबीआर की वेल्थ स्टेटमेंट दिखाएगा, जो दिखाएगा कि देखिए मेरे एफबीआर में इतना मनी शोन है और मैं इस करोड़ रुपए की, इस 2.5 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, तो वही प्रॉपर्टी अपने नाम में ट्रांसफर कर सकता है। नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। रजिस्ट्रार को पाबंद कर देते हैं कि कोई भी ऑफिस ट्रांसफर नहीं मारेगा, जिसकी वजह से हमारे यहां तो व्हाइट मनी बहुत कम लोगों का है ना, तकरीबन ब्लैक मनी है। वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से दस्तबरदार हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज की वैल्यू डाउन आ जाती है। अगर ये कहानियां क्लोजिंग से पहले ही, रिपोर्टिंग डेट से पहले ही गर्दिश कर रही थी और बाद में वाकई में गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया, तो कंडीशंस पहले मौजूद थी और इस इवेंट ने हमें क्या दिया? एडिशनल एविडेंस। तो हम इस इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे और ठीक करके भेजेंगे। वो फायदा या वो जो नुकसान हुआ वो हम दिखा के ही ऑथराइज करवाएंगे। हाँ करेक्ट। अगर इंडिकेशन पहले मौजूद थी तो सही, और अचानक से उसके हालात खराब हो जाते हैं तो नॉन एडजस्टिंग होगा। नहीं, मिसाल इवन आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी थी जिसकी वैल्यू 31 दिसंबर तो बेहतरीन चल रही थी। लेट्स अज्यूम आपके पास सीएनजी सिलेंडर्स थे,
लेट्स से आपके पास सीएनजी इंस्टॉल्ड गाड़ियां थी और होता यूं है कि जनवरी में कहीं गवर्नमेंट कहती है कि गैस की शॉर्टेज की वजह से हम सीएनजी बंद कर रहे हैं या सीएनजी को 200 रुपए का किलो कर रहे हैं। तो हमें क्लियरली पता है कि जब पेट्रोल उस वक्त पे लेट्स से 70 रुपए 80 रुपए का चल रहा है या 110 रुपए का चल रहा है और सीएनजी सिलेंडर सीएनजी हो जाती है 200 रुपए किलो, तो वी आर डैम श्योर कि अब सीएनजी वाली गाड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन सवाल ये उठा कि कंडीशन कब अराइज हुई, हमने कहा ये तो ईयर एंड के बाद हुई है, ठीक है, तो हम कहेंगे अब ये नुकसान अगले साल ही दिखाया जाएगा, फिलहाल रहने दो। लेकिन अगर इंडिकेशन पहले मौजूद थी, कंडीशन पहले मौजूद थी और इसने साबित किया, इवेंट ने साबित किया कि जो पहले शक था वो हो गया, तो एडजस्टिंग है। और नॉन एडजस्टिंग मतलब कंडीशंस दैट अरोज, कंडीशंस ही कब अराइज हुई हैं, इवेंट भी बाद में हुआ और उसकी कंडीशन भी बाद में आई थी। मिसाल हमारे पास इन्वेंट्री थी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होता है, एनआरवी उसकी ज्यादा थी, बिकने से पहले गोडाउन में आग लग गई या बारिशें हो गई, पानी चला गया इन्वेंट्री के अंदर, नमी आ गई इन्वेंट्री के अंदर, कोई ऐसा हादसा हो गया, अब आग लगनी थी ये पहले तो पता नहीं था, तूफान आएगा ये पहले से तो पता नहीं था, पानी चला जाएगा ये पहले से तो पता नहीं था, तो कंडीशन भी बाद में अराइज हुआ और इवेंट भी बाद में हुआ। मिसाल कोई इंडिविजुअल कस्टमर है, कोई कंपनी नहीं है, कोई इंडिविजुअल कस्टमर है जिससे आपको पैसे मिलने हैं, उसकी डेथ हो जाती है। मिसाल जिस तरह शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, भूल रहा हूं कि जो वजीर आजम का ये जो नया पाकिस्तान लोन है, वो अगर किसी शख्स ने लिया, एक तो वो कम परसेंटेज पे है, सस्ता है, और अगर ड्यूरिंग द टेन्योर खुदा ना खास्ता बंदे की डेथ हो जाती है तो लोन माफ है, सही है, लेकिन अब कोई जान थोड़ी गंवा देगा घर के पीछे, सही है। मुझे याद आ रहा है सर, सही आई नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन मुझे ऐसा जहन में आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था और अभी रिवाइज भी किया, परसेंटेजेस और कम की हैं, 3 और 5 से 2 और 4% कर दिए टियर 1 की, और अच्छे खासे लोगों ने अप्लाई किया है इस लोन के लिए। खैर, तो केस क्या है कि अगर वो कस्टमर की डेथ हो जाती है और हमें पता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं, मेरा सौदा इसी से था, एंड डेथ भी बाद में हुई है, बीमार भी बाद में हुआ था, सही है। अगर वो पहले ही बिस्तर मर्ग पे था, सकरात में पड़ा हुआ था दिसंबर से पहले ही और खबर आ गई बाद में जनवरी में कि भाई गया, तो पैसे तो पहले ही डूबे हुए थे। एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग, करोगी बात। तो नॉन एडजस्टिंग का मकसद वो होगा कि कोई कंडीशन जो अराइज ही बाद में हो। IAS 10 का एक एक्सेप्शन है ऑन गोइंग कंसर्न। अगर बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से कंपनी का गोइंग कंसर्न सीज हो जाता है, गोइंग कंसर्न समझते हैं, दैट कंपनी विल नो लॉन्गर बी ऑपरेटिंग, कंपनी ही गई, दिवालिया हो गई। अगर ईयर एंड के बाद कोई ऐसा इवेंट होता है जिसके बाद कंपनी का गोइंग कंसर्न ही सीज हो जाता है, दिस इज ऑलवेज एडजस्टिंग इवेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ब्रेकअप बेसिस। आप नॉन करंट कुछ भी नहीं दिखाएंगे, सब चीजें करंट हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी ही जब बंद हो गई, डिफॉल्टर हो गई, दिवालिया हो गई, तो उसकी नॉन करंट लायबिलिटीज भी अब लंबे अरसे तक नहीं चल सकती, क्योंकि बिजनेस ही नहीं चल सकता। उसके नॉन करंट एसेट भी अब नॉन करंट नहीं होंगे, उसके तमाम एसेट्स भी बिकवाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लिक्विडेट कर रहे हैं कंपनी को। हम उसकी स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे, यहां तक हो क्या? अच्छा, उसके अलावा
एक बात IAS 10 नाम लेके करता है ऑन प्रपोज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स की 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है डिविडेंड्स का प्रपोज होना, एक होता है डिविडेंड का डिक्लेयर या अनाउंस होना, और तीसरा लेवल होता है डिविडेंड्स का पे हो जाना। डिविडेंड्स नॉर्मली जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो AGM में किए जाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में किए जाते हैं, जब तमाम शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं और राय ली जाती है कि क्या किया जाए। मैनेजमेंट अपनी तरफ से प्रपोज करती है कुछ भी, लेकिन शेयर होल्डर्स को डिस्पोज कर सकता है। अगर हम ईयर एंड से पहले डिविडेंड्स को प्रपोज किए हुए थे और बाद में वो डिविडेंड्स डिक्लेयर हो जाते हैं, देखने को तो यूं लग रहा है कि इंडिकेशन पहले मौजूद थी और इवेंट ने साबित कर दिया, लेकिन दिस इज ऑलवेज नॉन एडजस्टिंग। अगर ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हो गए तो आप इसी साल रिटर्निंग से माइनस करके भेजेंगे एंड डिविडेंड्स को पेएबल दिखाएंगे। लेकिन इफ इट वॉज जस्ट अ प्रपोजल, सही, जिसके नतायज हमेशा फेवरेबल नहीं आते, तो अगर बाद में डिस्पोज हो गया, शेयर होल्डर्स ने नहीं उसको माना, ऐसा भी था। अगर शेयर होल्डर्स अप्रूव कर जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि देखा कंडीशन मौजूद थी, इवेंट ने प्रूव कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रपोज डिविडेंड्स आर ऑलवेज व्हाट? नॉन एडजस्टिंग। इजी विद दिस? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल आप याद रखोगे। बाकी इसकी चंद आप एग्जाम्पल्स बुक के अंदर लिखी हुई हैं कि बैड डेट हो जाना, इन्वेंट्री का सस्ते दाम पे बिक जाना, प्रॉपर्टी का। देखिए प्रॉपर्टीज में भी हमने बात की कि अगर पहले से ही कुछ ऐसे हालात मौजूद थे जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिरी है, सही है, तो हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई इवेंट हुआ ही बाद में है, लेट्स से बात करते कोविड-19, तो कोविड-19 को हम 2019 की वजह से करें, तो 19 निशानियां तो नहीं थी इसकी। तो कोविड-19 आया तो 2019 में था, लेकिन हमें तो कख नहीं पता था। सोशल मीडिया में बातें आ रही थी कि कोई बड़ी अजीब बीमारी है, बंदा बंदे को छूता है, बंदे ने किसी चीज को टच किया, उसको किसी और चीज ने, उस बंदे ने टच किया, उसको हो रहा। लेकिन हमें लग रहा था कि खैर है, सोशल मीडिया है। इट वॉज नॉट ऑथेंटिक। जब इसने दुनिया को घूमना शुरू किया, चाइना के अलावा, वुहान के अलावा बाकी मुल्कों में फैलना शुरू हुआ, तो हमें पता चला। लेकिन वो आया भी दिसंबर में था। फिर कहते सर्दियां हैं इस वजह से, गर्मियों में खुद ही मर जाएगा। ठीक है, अजीब अजीब मिथ्स हमने सुनी इस हवाले से। लेकिन उसके जो इंपैक्ट, जो लॉकडाउन हुए हैं, वो दरहकीकत बाद में हुए, तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज वी हैड नो आइडिया कि इस कदर लॉकडाउन लगेंगी या इस कदर सख्तियां की जाएंगी। वी हैड नो आइडिया एट ऑल। क्लियर विद दिस? तो मेनली क्या देखेंगे? कंडीशंस। अगर कंडीशंस पहले मौजूद है तो एडजस्टिंग है, लेकिन इवेंट होना जरूरी है। अगर इवेंट ही नहीं हुआ तो बचत हो गई। हाँ, भले कंडीशंस थी, लेकिन ऑथराइजेशन तक इवेंट नहीं हुआ, ऑथराइजेशन के बाद हुआ, तो IAS 10 का बच्चा बोलेगा अब घर पे नहीं है, अब अगले साल आना, क्योंकि अब आपको IAS 10 का दरवाजा नहीं खड़का सकते, वो सो गया। अब वो फिर अगले साल देखेंगे कि क्या होगा, तो उसी साल में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर्स के ऑथराइजेशन तक कोई हादसा हुआ तो IAS 10 आपको जवाब देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।